जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग एसएससी के द्वारा 2024 में शिफ्ट में पूछे गए जितने भी पेपर हैं उनका डिटेल एनालिसिस देख रहे हैं। और आशा करता हूं कि आप भी देख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। बस एक छोटा सा काम मेरा भी कर दीजिए, इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें फीडबैक दें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक नोटबुक, एक पेन साथ में ज़रूर रखें। अगर आपको किसी भी शिफ्ट का ऐसा कोई पर्सन मिलता है जो आपको नोट्स के रूप में लिखना चाहें तो आप उसे ज़रूर लिखें। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। 10 सितंबर को पूछे जाने वाला शिफ्ट फर्स्ट का पहला पर्सन, वो भी किसका, रीजनिंग का। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपका जो पहली शिफ्ट में 10 तारीख को पूछा गया था वो ये था, जो कि वेन डायग्राम से आपको बताना है। वेन डायग्राम क्यों बोल रहा हूँ, टॉपिक तो है आपका साइलो का, लेकिन इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए अपन वेन डायग्राम का यूज करते हैं। तो देखो, स्टेटमेंट से अपन को वेन डायग्राम बनाना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, सम बॉक्सेज आर कार्टून्स। तो सम बॉक्सेज आर कार्टून का अगर बात करें तो वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये वाला। दूसरा कहता है कि ऑल कार्टून आर पेपर। तो ऑल कार्टून आर पेपर का डायग्राम क्या बनेगा, ये वाला। फिर आगे बोला सम कार्टून्स आर अटेंसिल्स। अटेंसल्स होता है बेसिकली, जो कि बर्तनों को कहा जाता है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, मैं इसको इन शॉर्ट यूटी बोलूंगा। तो सम कार्टून आर यूटी। तो सम कार्टून आर यूटी का डायग्राम क्या हो गया, ये वाला। क्लियर है। ये वेन डायग्राम बनाने के बाद आपको चेक करना है कंक्लूजन को, कि कौन सा कंक्लूजन आपके लिए वेन डायग्राम सही हो रहा है। तो देखो, नो बॉक्स इज ए यूटी, या और कह सकते हो अटेंसल। तो अगर बात करूं बॉक्स और यूटी की, तो मैं कह सकता हूं दोनों दूर दूर है वेन डायग्राम में, जैसा कि आप देख रहे हो। तो जब दो चीजें दूर दूर होती है, जिनका रिलेशन कहीं भी आपको स्टेटमेंट में या फिर वेन डायग्राम में डायरेक्ट दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए कुछ भी कहना गलत होता है। हाँ कहना भी गलत, ना कहना भी गलत। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपन पहले कंक्लूजन को कर देंगे क्या, गलत। दूसरा, सम पेपर आर यूटी। तो सम पेपर आर यूटी का मतलब है, क्या आपको वेन डायग्राम में सम पेपर यूटी दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो सीधी सिंपल सी बात है कि आपका सेकंड जो कंक्लूजन है इसमें क्या हो गया है, राइट हो गया है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो साइलो से पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक आसान प्रश्न दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको मिरर इमेज बताना है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न। तो जब आप इन चीजों को मिरर में देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा। तो आप बोलोगे सर बी तो उल्टा दिखाई देगा, ए ऐसा का ऐसा दिखाई देगा, और 3 जो है वो भी उल्टा दिखाई देगा, 2 भी आपको क्या दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा, और पी भी उल्टा दिखाई देगा। और यू की अगर बात करें तो यू भी आपको बेसिकली यहाँ पे यू के अंदर, जैसे आप यहाँ देखते हो तो यू के अंदर आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा ऑप्शन के अंदर, तो वो इस साइड आ जाएगा। तो ऐसे आपको देखा जाए तो किस में दिखाई दे रहा है, तो देखो इसमें तो ए को वाटर इमेज के रूप में दिखाया गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो ऑप्शन नंबर 3 आपको जो है वो दिख रहा है, ठीक है हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो इसने 2 को सीधा ही रख दिया, तो डी भी नहीं होगा। ए में क्या एरर है, तो ए में तो देखो 2 को भी सीधा रख दिया, 3 को भी सीधा रख दिया, तो ये भी नहीं होगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, तो यही है। क्लियर हुआ बात। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बेहद ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, जो कि आपको नॉन वर्बल से पूछा गया है, और किसके कौन से टॉपिक से, सीरीज के टॉपिक से। मैं आपको बार बार कहता हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार यहाँ से प्रश्न आते हैं, एक भी आता है, दो भी आते हैं। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों को सोल्व करें। देखो, इन प्रश्नों को सबसे बढ़िया तरीका जो सोल्व करने का वो है कि आप कोई भी एक अल्फाबेट है या कोई भी एक सिंबल है, बस उसी को पकड़ो, उसी चीज पे ध्यान रखो।
और ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ठीक है, जैसा कि मैं कह रहा हूं, अगर मैं इनको देख पा रहा हूं इन दो बॉक्सों को, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि पहले ये जो है वो एक दूसरे से चेंज हुए हुए उसके बाद यहाँ पे दो नई चीजें आई और वो एक दूसरे से चेंज हुई। ठीक है, यानी दो एक बार आई, फिर एक दूसरे से चेंज, फिर एक बार आई, फिर एक दूसरे से चेंज। तो अब निश्चित रूप से यहाँ पर जो है वो नई चीजें आएगी, वो नई चीजें आएगी, लेकिन वो नई चीजें कैसी आएगी उसको ऑब्जर्व करना होगा आपको। कहाँ से? उसको ऑब्जर्व करना होगा आपको यहाँ से, क्योंकि यहाँ के बाद ही वो नई चीज आनी शुरू हुई थी। क्लियर है बात? तो देखो, सीधी सिंपल सी बात है कि जो पहले डब्लू यहाँ हुआ करता था वो यहाँ चला गया, और जो नीचे जो है डब्लू तो यहाँ चला गया, और नीचे एक ऐसी चीज आई जो नई है, यानी पहले टी को, इससे पहले टी को नहीं देखा गया। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं ये तो कह सकता हूं कि जो इस कॉर्नर पे जो चीज है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ नई चीज मेरे को दिखाई देगी। क्लियर है बात? अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो आपको देखो एक्स ऊपर की ओर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे तो 2 दिखाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल आंसर नहीं होगा आपका। यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे x दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, यानी दोनों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जब यहाँ ये के एक्स की कहानी खत्म होने के बाद जब डब्ल्यू टी की जब कहानी आई थी, तो टी एक नया वेरिएबल था। सही है ना? तो अब यहाँ पर भी एक नया वेरिएबल आना चाहिए, यानी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो यहाँ पर आपको देखने मिल रही हो। क्लियर है? तो टी तो मेरे को पहले से देखने मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन सी भी नहीं होगा, और आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी भी हो गया। ये एक तरीका था, और आप किसी एक चीज को पकड़ के भी इसका आंसर कर सकते थे। जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि एक चीज और क्या आप देख सकते थे, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर देखा जाए इन दोनों को गौर से, तो इन दोनों को गौर से देखने पर कि ये जो वैल्यू है, ये जो इन दो में तो चेंज हुआ नहीं है, तो यहां से वो चीज नहीं दिखेगी। जब चेंज होने के बाद की बात करते हैं, तो चेंज होने के बाद की बात करते हैं, तो ये जो वाली वैल्यू है जो यहाँ पर होती है वो कहाँ चली जाती है, वो मिडिल में चली जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टी है यहाँ वाला, वो कहाँ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा। तो टी सिर्फ मिडिल में, ना यहाँ पे दिख रहा है, ना यहाँ पे दिख रहा है, ना यहाँ पे दिख रहा है, केवल इसमें दिख रहा है। तो यहाँ से भी आंसर कर सकते थे। यानी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको एक तरीका पकड़ लेना है, एक चीज को पकड़ लेना है और ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका लिया गया है वो एक साधारण सा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का लिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग से हर साल प्रश्न आते हैं, और इन प्रश्नों को सोल्व करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इनके क्रमांक लिखें, यानी प्लेस वैल्यू लिखें। अगर BELL को इसने लिखा है MKFA, तो कैसे लिखा होगा? तो B के लिए अपन क्रमांक 2, E के लिए 5, L के लिए 12, L के लिए 12, M के लिए 13, K के लिए 11, और F के लिए 6, और A के लिए 1। अगर मैं इस साइड से सीक्वेंस बनाने की कोशिश करूं, पहले अक्षर का कोड पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, तो एक लॉजिकल सीक्वेंस नहीं बनेगा। लॉजिकल सीक्वेंस एक सीक्वेंस जिसके अंदर जैसे +2 +2 -2 -2 +1 +2 +3, यानी एक सीरीज दिखाई दे, जो कि इसमें नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं लास्ट अक्षर का कोड पहला देखना चाहूं तो मुझे चीजें दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे +1 दिखाई दिया, यहाँ पे -1 दिखाई दिया, यहाँ पे +1 दिखाई दिया, और यहाँ पे क्या दिखाई दिया आपका, -1। तो इस कोडिंग को कहते हैं बैकवर्ड कोडिंग, या फिर कह सकते हैं कि लास्ट अक्षर का कोड पहला कोड। क्लियर है बात? तो सीधी सिंपल सी बात है कि मुझे यही चीज जो है वो जिसमें पूछी है, मुझे एक हिंट और दिया है, ये हिंट भी दिया है, यहाँ से भी मेरे को कोडिंग समझ में आ सकती है। लेकिन मुझे सीक्वेंस यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ कि ये लॉजिकल सीक्वेंस है, तो मैं दूसरे में वेट अपना टाइम खराब नहीं करूंगा। अब डायरेक्ट जो पूछा गया है उस पर जाऊंगा। तो मुझे पता है कि लास्ट वाली चीज में पहले कोड होगा, तो इसमें +1 होगा, तो W में +1 करेंगे तो क्या आएगा, X, और इसमें -1 करेंगे तो क्या आएगा, D, और इसमें +1 करेंगे तो क्या आएगा, M, और इसमें -1 करेंगे तो क्या आएगा, A। तो आपका आंसर क्या होगा, XDMA। ऐसा किस में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 1 में, XDMA। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिया गया है वो दिया गया है कि चार अक्षर समूह में दिए गए जिसमें से तीन में किसी ना किसी रूप से एक समानता है, उस असमान विकल्प को चुनिए। यानी कहने का मतलब है कि जो चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन चार ऑप्शन में से तीन में कुछ समानता है, एक कुछ अलग है, उसको आपको पहचानना है। तो कैसे करेंगे इन प्रश्नों को? इन प्रश्नों को करने के लिए फिर से आपको जो है अल्फाबेट के क्रमांक लिखने पड़ेंगे। जैसे पहले की बात करें तो ए का क्रमांक 1, एफ का 6 और के का 11। और यहाँ पर मुझे ये +5 दिखाई दिया और यहाँ पर भी मुझे क्या दिखाई दिया? +5। ये तो था पहली बात। एल क्यू वी की बात करें तो एल का क्रमांक 12, क्यू का 17 और वी का 22। यहाँ पे भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है? +5 और +5। ठीक है, दोनों में एक जैसा सीक्वेंस है। अगर तीसरे की बात करें तो पी का क्रमांक 16, टी का 20 और एक्स का 24। ओहो हो, यहाँ पे मेरे को +4 और +4 दिखाई दे रहा है। हो सकता है यही आंसर हो क्या सकता है? इन दो में सिमिलरिटी तो ये एक अलग दिखाई दे रहा है, यही होगा। चलो मैं इसको और चेक कर लेता हूँ। डी का क्रमांक कितना? 4, आई का कितना? 9 और एन का कितना? 14। तो यहाँ पे भी आपको +5 और +5 दिखाई दे रहा है। यानी कहने का मतलब 1, 2 और 3 में तो आपके लॉजिक जो है वो सेम लग रहे हैं, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है PTX, इसमें आपका जो लॉजिक है वो अलग दिखाई दे रहा है और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर होगी बात? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? जिस तरीके से 10 जो है वो 15 से रिलेटेड है और 42 जो है वो 63 से रिलेटेड है, वैसे ही 22 का रिलेशन किसके साथ होगा? ठीक है, कह सकता हूं कि ये प्रश्न सादृश्यता से लिया गया है, एनालॉजी से लिया गया है, जहां पर कुछ चीजों का रिलेशन आपको दिखाया गया है और एक चीज का रिलेशन आपसे पूछा है। तो चलो देखते हैं क्या लॉजिक पूछा गया है। इसमें इसने कहा कि 10 का रिलेशन किससे है? 15 से। 10 का रिलेशन 15 से है और एक रिलेशन आपको क्या दिया? 42 का रिलेशन किससे है? 63 से। मुझे कहीं ना कहीं ये नंबर एक ही चीज के मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि इनमें सिमिलरिटी अगर देखने जाऊं तो मैं इस 5 को क्या लिख सकता हूं? 5 × 2। और इस 15 को क्या लिख सकता हूं? 5 × 3। यानी एक ही नंबर को 2 से और 3 से गुणा किया। और यही समानता मैं 42 और 63 में भी देख लेता हूँ। कैसे? 21 × 2 करूंगा तो 42 और 21 × 3 करूंगा तो 63। तो कहने का मतलब है कोई एक नंबर उससे पहली संख्या 2 से गुणा होगी और दूसरी संख्या 3 से गुणा होगी। अब अगर इसने पूछा है किसका? टू विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 22 रिलेटेड, यानी 22 किससे रिलेटेड होगा? तो अगर 22 की बात करें तो मैं कह सकता हूं 22 को मैं लिख सकता हूं क्या? 11 × 2। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए 11 × 3। ठीक है, और 11 × 3 करने पर मुझे क्या प्राप्त होता है? 33। तो देखो मेरा ऑप्शन में बच्चा आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ये था एक बढ़िया क्वेश्चन किसका? एनालॉगी का। नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक बेहद ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, जहां पर क्या बोला है? खिलना यानी ब्लूजम और मुरझाना यानी विदर से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से स्थिर से संबंधित है। कहने का मतलब ये फिर से एक आपकी सादृश्यता का ही प्रश्न है, जहां पर आपको कह रहा है कि खिलना का जो आपसे रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है मुरझाना का। मुझे बताओ खिलना और मुरझाना में क्या रिश्ता है? एक पर्यायवाची का यानी सिनोनिम का, या फिर एक विलोम शब्द यानी एंटोनिम का? तो आप कहोगे सर ये मुझे विलोम शब्द दिखाई दे रहे हैं, एंटोनिम दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के, क्योंकि खिलना और मुरझाना एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो सीधी सिंपल सी बात है, स्थिर होना का, स्थिर होना मतलब रुक जाने का अपन को जो है विलोम शब्द देखना होगा कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो स्थिर होना, खड़े रहना तो एक तरीके से सिनोनिम ही हो गया। विराम भी एक तरीके से आपका सिनोनिम हो गया। ओहो हो, ये देखो, बहना, बहना, स्थिर रहना और बहना एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट। बाकी अगर बात करूं मंद पढ़ना भी तो एक तरीके से क्या हो गया? स्थिर हो गया। क्लियर है? तो ये तीन इसके सिनोनिम्स है, लेकिन अपन को अपोजिट निकालना था, क्योंकि जो आपको हिंट दिया गया था वो एक दूसरे के क्या थे? अपोजिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहना यानी आपका फ्लो।
इज इट क्लियर? ये था आपका आसान सा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 फिर से आपका एक जो पूछा गया है वो कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। और इस तरीके की कोडिंग को अपन क्या कहते हैं? इस तरह की कोडिंग को अपन कहते हैं चाइनीज कोडिंग या फिक्स कोडिंग। जहां पर आपको क्या दिया गया है? जहां पर आपको दिया गया है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड भाषा में सिट ऑन चेयर को जो है लिखा गया है SKMICN, और द चेयर ब्रोक को क्या लिखा गया है? GMFRMI। तो बेटा क्या पूछा है इसके अंदर? किसका कोड पूछा है? तो आपने बोला कि सर इसके अंदर कोड जो पूछा है वो चेयर का पूछा है। मैंने बोला ठीक है, चेयर का पूछा है तो आप मुझे बताओ कि ये जो दो लाइनें थी जिनका कोड किया गया था, इन दोनों लाइनों में कॉमन देखा जाए तो चेयर ही थी। यहाँ पर भी चेयर और यहाँ पर भी क्या है? चेयर। तो बेसिकली जब जिन चीजों की कोडिंग हो रही है उनमें एक ही चीज सेम है, तो कोड में भी क्या होगा? एक ही चीज सेम होगी। अगर आप देखो इन दोनों स्टेटमेंट्स के कोडिंग के अंदर, तो आपको कौन सी चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है? SKMICN और S, इसमें है क्या? GMFR और MI। MI जो है वो दोनों जगह कॉमन है, कोड में MI कॉमन, और जो स्टेटमेंट्स है उसमें चेयर कॉमन, तो चेयर का कोड क्या हो जाएगा? MI। ये था आपका फिक्स कोडिंग का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है? आई होप आपको मेरी लैंग्वेज से आप यूज टू हो गए होंगे। तो तेजी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जहां पे बोला कि, और ये भी आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 9 भी किसी और टॉपिक से नहीं लिया गया, वो किससे लिया गया है? एनालॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है? तो इसने क्या कहा कि जो रिलेशन 79, 58 और 62 में है और 54, 33 और 37 में है, वैसा ही रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से किस में है? ठीक है? तो बेटा देखो सीधी सिंपल सी बात है, यहां पर आपको ये देखना होता है क्या इन तीनों के अंदर मल्टीप्लाई का रिलेशन है, क्या इन तीनों के अंदर एडिशन का रिलेशन है, क्या इनके अंदर कोई स्क्वायर या क्यूब का कंसेप्ट है। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे एक रिलेशन सीधा सीधा दिखाई देता है +4 +4। ये भी +4 है और यहाँ पे भी क्या है? +4। तो चलो ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ +4 है। तो फिर यहाँ पर भी आपको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे इन चीजों को, तो यहाँ पर आपको 21 दिखाई देगा और यहाँ पे भी आपको अंतर जो है वो कितना दिखाई देगा? 21 दिखाई देगा। क्लियर है बात? तो बेसिकली पहले दो नंबरों में 21 का अंतर और बाद में जो दो नंबर है उनमें कितने का अंतर? 4 का। यही हिंट आपको देखना था कि कौन से ऑप्शन में दिया गया है। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर मैं सिर्फ 4 वाली चीज से जाऊंगा तो क्या होता है? देखो, क्या 33 में 4 ऐड हो रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या 45 में 4 ऐड हो रहा है? बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। क्या 36 में 4 ऐड हो रहा है? नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या 25 में 4 ऐड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, यही आंसर होगा। और अब इसको पूरा कंफर्म करने के लिए आपके लिए कि ये 4 का अंतर है और इन दोनों में कितने का होना चाहिए था? 21 का। तो आप 66 में से अगर 45 घटाओगे तो आपको 21 ही प्राप्त होगा। तो ये था आपका एनालॉजी का एक और प्रश्न, जो क्वेश्चन नंबर 9 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे अपन किधर? 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 3 of the following four options are alike in a certain way and thus form a group which is the option that does not belong to that group। कहने का मतलब इतना सा है कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें 3 में समानता है और एक आपको अलग बताना है। यानी क्लासिफिकेशन का ये आपका क्वेश्चन है, वर्गीकरण यानी ओड वन आउट का आपका ये क्वेश्चन है। तो सीधी सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान चीज मेरे को दिखाई दे रही है कि 2 और 2 से कैसे आता है 4, तो 2 + 2 से आता है 4। लेकिन 1 और 3 के प्लस की बात करें तो 1 और 3 में जोड़ने पे 4 आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। 2 और 4 में जोड़ने पे 6 आना था, नहीं आ रहा है। तो सिमिलरिटी नहीं बैठ रही। लेकिन अगर मैं 2 गुणा 2 करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? 4। 1 गुणा 3 करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है? 3। और 2 गुणा 4 करने पर मुझे क्या मिल जाता है? 8। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में देखो, जहाँ पे 3 और 2 को 5 लिख दिया है, 3 गुणा 2 तो क्या होता है? 6 होता है। तो इन तीनों में तो सिमिलरिटी होगी कि आपस में गुणा करने पे तीसरी चीज आ जाती है। लेकिन चौथी चीज आपको ये चीज जो है वो ओड दिखाई दी, यानी यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। फिर से एक एनालॉजी का प्रश्न
आप ये देखो इस शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो एनालॉगी से पूछे गए हैं। ठीक है, देखो प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि जो रिश्ता उतावलापन का शर्मिला से है वही रिश्ता मनमुटाव का किससे है। तो एक बात बताओ मुझे, उतावलापन और शर्मिला में एक लड़का जो बड़ा ही उतावला रहता है, समझ गए बात, और एक लड़का जो बेहद ही शर्मिला है, क्या दोनों एक ही कैटेगरी के हैं या दोनों एक अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। तो आप कहोगे सर दोनों अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो कहने का मतलब है कि इनमें अपोजिट वाला रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है, यानी विलोम शब्द वाला चीज मेरे को, एंटोनिम वाला चीज मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है। तो मन मुटाव, मन मुटाव का आपको विलोम शब्द देखना है। तो मन मुटाव और नाराजगी तो एक जैसा चीज हो गया। अपराध भी नेगेटिव है, गुस्सा भी नेगेटिव है, आनंद एंजॉय, जहां पर मन मुटाव में लोग एंजॉय नहीं करते हैं, एक स्ट्रेस तनाव बना रहता है, आनंदित लोग वहीं क्या रहते हैं, खुश मिजाजी के साथ, मजे के साथ, और जीवन को हमेशा हमेशा कैसे जीना चाहिए, आनंद के साथ, जैसी भी परिस्थितियां है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर, जहां पे आपको एक डाइस दिया गया है, दो डाइस आपको दिखाई दे रहे हैं, और इस डाइस में किसके पीछे पूछा है आपको, एम के विपरीत पूछा है। किसके पीछे पूछा है, एम के। तो देखो बेटा, एम की बात करें तो एम के पीछे पूछा है, लेकिन मैंने कहा कि जब भी आपको एक डाइस की दो फॉर्म दिखाई दे, मैंने कहा एक डाइस की दो फॉर्म, जैसा कि इसमें दिख रहा है, वहां पर ये देखो कितनी चीजें कॉमन आ रही है। विपरीत किसके पूछे, एक बार उसको भूल जाओ, कितनी चीजें कॉमन आ रही है। तो आप कहोगे सर दोनों में एक ही चीज कॉमन आ रही है, टी। क्या कॉमन आ रही है, टी, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है, जब आपके ये टी कॉमन आ रहा है और टी की प्लेस भी एक जगह है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। जब एक ही चीज का प्लेस ऊपर की ओर आ जाए तो इसका अपोजिट ये हो जाता है और इसका अपोजिट ये हो जाता है। क्लियर है। अब मैं इस चीज को निकाल के बताता हूँ। जब एक चीज कॉमन आए इसका मतलब कौन सी कंडीशन लगी, फर्स्ट। फर्स्ट कंडीशन का मतलब होता है एक ही चीज कॉमन। तो इस केस में अपन को कॉमन चीज से घड़ी की दिशा में घूमना होता है। कॉमन चीज से घड़ी की दिशा में घूमूंगा तो टी एम और क्या आ गया, एस, और यहाँ पे क्या आ गया, टी आर और पी, टी आर और पी। अच्छा, अभी मैंने जो बताया था उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये इसका बिल्कुल यही, हाँ सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया था। ये एम का उल्टा ये और एस का उल्टा ये दिखाई देगा जब ये टी सेम दिखाई दे। ठीक है, अगर वो नहीं देखना चाहो तो आप डायरेक्ट इस कंडीशन से चेक कर सकते हो कि एस का उल्टा पी और एम का उल्टा आर। और इस टी का उल्टा क्या होगा भाई, इसका उल्टा कैन नॉट डिटरमाइन होगा, यानी वैसे तो ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन कोई नई अल्फाबेट जो है आपको ऑप्शन में दिखाई दे वही आंसर होगा। क्लियर है। फिलहाल अपन को एम के पीछे पूछा है तो एम के पीछे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है, तो एम का उल्टा क्या हो जाएगा, आर। क्लियर हुई बात। तो शॉर्ट तरीके से अगर जाना हो, जब आपकी दो चीजें ऊपर हो, तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो क्या कि इस राइट वाले का उल्टा लेफ्ट, लेफ्ट राइट बोल दो, या दूर वाले का उल्टा ये वाला। क्लियर है बात। ये अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है, अदरवाइज कंडीशन लगाओ आंसर आ जाएगा। मैं कहता हूँ रटने वाले चीज में विश्वास ना करें, कंडीशन लगा लें, कोई ज्यादा समय आपका नहीं लगता है। नेक्स्ट देखो, आपको जो प्रश्न दिया है वो किससे दिया गया है, अल्फाबेट और न्यूमेरिक सीरीज का मिक्सर दिया गया है, जहां पर मैं आपको कहता हूं कि न्यूमेरिकल का जो न्यूमेरिक सीरीज है उसका एक पैटर्न होता है, अल्फाबेट का अलग पैटर्न होता है। तो देखो, अगर न्यूमेरिक की बात करें तो न्यूमेरिक में 61 से -3 58, और इसमें -3 क्या है 55, और इसमें -3 कितना आया 52। तो सीधी सिंपल सी बात है, आगे भी -3 आएगा, कितना आएगा 49। न्यूमेरिक वैल्यू 49 ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है, ना बी में, ना सी में, और ना डी में। मुझे अल्फाबेट चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ। क्या लॉजिक लगाया वो देखो, ये एफ का क्रमांक 6, एम का 13, ई का 5, के का 11, डी का 4 और सी का 3, और आई का यहाँ पे 9 और जी का 7। अगर 6 से 5 की बात करें तो -1, और 13 से 11 की बात करें तो -2, और यही चीज आपको यहाँ पे आगे दिखाई दी, -1 और -2। तो सीधी सिंपल सी बात है, अब -1 आएगा बी, और अब -2 आने करने आ पाएगा 5, 5 का मतलब ई। तो बी ई 49 मेरा आंसर होगा, और यही आंसर अपना पहले आया सिर्फ न्यूमेरिक देखने से। क्लियर है बात। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। यहाँ आपको पूछा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर।
कितने वर्ग हैं, दिए गए जो डायग्राम है उसमें कितने वर्ग है। तो चलो अपन वर्ग काउंट करते हैं। पहली बात तो मैं बता देता हूँ, मैं कभी भी इन वर्गों को काउंट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि टोटल कितने होंगे, पांच। पांच कौन से, एक दो तीन चार और एक ये बड़ा वाला पांच। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो वर्ग है, ये भी तो वर्ग है। नहीं बेटा, ये वर्ग नहीं है, ये आयत है। क्या है, आयत। वर्ग का मतलब होता है, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसमें रो और कॉलम की संख्या जब बराबर होगी तो एक वर्ग का निर्माण होगा, और रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी तो एक आयत का निर्माण होगा। और एक बात, हर एक वर्ग आयत होता है, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल होता है, बट इसका उल्टा सही नहीं होता, हर एक आयत वर्ग नहीं होता। क्लियर है बात। तो देखो, अगर काउंटिंग की बात करें कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो देखो एक वर्ग तो आपको ये दिखाई दिया, ठीक है। एक ये भी वर्ग है, आप रोम्बस भी कह सकते हो और वर्ग भी कह सकते हो, ठीक है। दो, दो के बाद अगर बात करें तो देखो एक ये तीसरा, कहां पर, ये रहा तीसरा, तीन हो गए। तीन के बाद अगर बात करें चौथे की, तो चौथा कौन सा हो गया, ये वाला, आपके लिए अलग अलग कलर में दिखाए हैं। चार हो गए। चार के बाद अगर बात करें तो अभी मैं आपको बता के आया हूं, कौन सा, ये वाला देखो, सीधे सीधे कितने देगा, पांच। तो चार और पांच, नौ, नौ हो चुके हैं। नौ के बाद अगर बात करें तो एक ये वर्ग आपका कौन सा, दसवां। एक वर्ग ये, ग्यारह। एक वर्ग ये, कौन सा, बारह। और एक वर्ग ये देखो, ध्यान से देखो, बारह। उसके बाद एक ये वर्ग काउंट नहीं किए, कौन सा वाला, ये वाला, तेरहवा वर्ग। समझ गए। और तेरहवें वर्ग के बाद एक जो रह गया है लेजेंड, वो कौन सा रह गया है, ये वाला, पूरा वाला। तो टोटल कितने स्क्वायर हुए इसमें, 14 स्क्वायर हुए, 14। आंसर नंबर डी। इस तरीके से आपको काउंट करना था नंबर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, जहां पे आपको दिया गया है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से 7, 9 और 48 संबंधित है, 6, 8 और 42 संबंधित है। यानी जो रिलेशन 7, 9 और 48 का है, जो रिलेशन किसका, 7, 9 और 48 का है, और किसका, 6, 8 और 42 का है, वैसा ही रिलेशन कौन से ऑप्शन में है। तो पहली बात तो रिलेशन समझने की कोशिश करते हैं। 7 और 9 से 48 कैसे आता है, थोड़ा दिमाग लगाओ। 7 और 9 से 48 आने का तरीका क्या है, इधर सको। 7 और 9 से 48 आ सकता है कि जब मैं 7 और 9 को जोड़ दूं तो कि कितना आएगा, 16, और इसको गुणा कर दूं किससे, 3 से, तो 48 प्राप्त हो जाता है। क्या ये लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है, क्योंकि क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर 6 + 8 कितना हो गया, 14, और 14 को 3 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल सही है। पहली दोनों संख्याएं जुड़ेगी, फिर 3 से गुणा होकर क्या आएगा, अगली संख्या आएगी। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं जोड़ू तो 11 और 9 20, और 20 का 3 गुना 60 होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। 11 और 13, 11 और 13 कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 24 होता है, और 24 का 3 गुना 72 होता है, तो ये आंसर, यही आंसर है। आगे आप चेक कर सकते हो। 10 और 12 22, 22 का 3 गुना 66, 8 और 10 80, 80 का 3 गुना 240। तो ये ऑप्शन बी नहीं होंगे, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। क्लियर हुई बात। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपका कहता है, विच ऑफ टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। यानी कौन से दो चिन्ह को बदलने पर दी गई समीकरण जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इन चार ऑप्शन में से आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ऐसा प्रश्न करने के लिए मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनर आपका टाइम खराब कराना चाहता है, तो आपको वो करना नहीं है। आपको पहले सी चेक करना है, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है सी की, और उसके बाद डी की। उसके बाद आप बी ए में से कोई भी एक चेक कर लेना। फिलहाल मैं चेक करता हूँ सबसे पहले सी ऑप्शन। तो देखो, अगर सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलूँ तो मुझे प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करना होगा। तो ये 18 माइनस 23 और प्लस 455 डिवाइड बाई 7, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 28। अगर मैं इसमें लगा दूं क्या, बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब है कि सबसे पहले जो है वो डिवीजन सोल्व करूंगा। अगर डिवीजन सोल्व करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, तो आप बोलोगे 7 छिके 42 और 7 7 पंजे 35, यानी 65। ठीक है। प्लस का 23 और माइनस का 18। अब अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा
तो देखो अब इनको मल्टीप्लाई करने में काफ़ी समय लगेगा, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को लास्ट डिजिट चेक करनी है। 8 पंजे 40 आएगा, 0 आएगा लास्ट डिजिट, प्लस यहाँ की लास्ट डिजिट 3, माइनस की और यहाँ पे प्लस की 8, तो 8 माइनस 3 5 लास्ट डिजिट जो कि 7 है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी अगर नहीं होगा तो अपन क्या चेक करेंगे, अपन ऑप्शन डी चेक करेंगे। डी में कहता है माइनस और गुणा को आपस में चेंज कर दो, कर देते हैं। 18 गुणा 23 माइनस और गुणा को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -455 डिवाइड बाई 7 प्लस का 28। अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले इसका सोल्व कर दिया, यहाँ पे आ गया 65 अभी चेक किया था, और -23 इंटू 18। अब मेरे को इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 18 दिया 36, 18 दिया 54, 4 5 18 दूनी 36 और 5 41 414, और प्लस कर दूँ उसमें 28, तो 8 4 12 का 2 1 2 2 4 और 4 442, और इसमें से 65 अगर निकाल दूँ तो 12 में से 5 गया 7 1, और 14 में से 7 गया 7 1, 377 मुझे मिल जाएगा, जो कि मुझे मिल रहा है। तो ये देखो आपका आंसर हो गया डी। तो इस तरीके से पहले सी और फिर डी, इतने में बात बैठ जानी चाहिए, नहीं बैठती है तो फिर बी और ए की ओर जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे 17 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या चलेंगे, 17 की ओर, जहाँ पे आपको एक रिपीटेड श्रृंखला यानी रिपीटेड सीरीज आपको दिखाई दे रही है। देखो रिपीटेड सीरीज क्या कहती है, select the option that represent the letters that when placed from left to right in the blanks below will complete the given letter series। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आपको एक ग्रुप बनाना होता है। ग्रुप बनाने के बाद आपको जो है वो ग्रुप को पूरा सेटिस्फाइड करना होता है। तो देखो एक तो चीज ग्रुप बनाने की थी, और एक ग्रुप मैंने क्या बताया था, ऑप्शन से आप इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं ग्रुप बनाने की कोशिश करूं तो मुझे पहले काउंटिंग करनी होगी, जो कि मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 चीजें दिख रही है। इसका मतलब ग्रुपिंग जो है वो 3 3 का हो सकता है, 6 6 का हो सकता है, और 5 5 का हो सकता है। चूंकि श्रृंखला बड़ी है, और आपको देखो अगर गौर से देखोगे तो आपको चीजें देखो ये वाली चीजें दिखाई दे रही है, इसका मतलब जो ग्रुपिंग है वो बड़ी होगी, 3 3 की ग्रुपिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको 4 4 चीजें आपको लगभग दिखाई दे रही है। क्लियर है बात। तो देखो अगर मैं ग्रुपिंग करना चाहूँ तो मैं करता हूँ 5 5 की, कितने की, 5 5 की, या 6 6 की कर लेते हैं। चलो 6 की ग्रुपिंग करते हैं, ये 6 की होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6, 6 की ये हो गई। फिर 1 2 3 4 5 6, 6 की होगी ना, सॉरी 6 यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 6 ये होगा। फिर 1 2 3, फिर मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, अच्छा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ऐसे कैसे हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अच्छा यहाँ पे गलती है। फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, और ये 6 वाली लास्ट। ठीक है, ये ग्रुपिंग होगी 6 6 की। अब देखो कहाँ पे आपको रिपीटेशन दिखाई दे रहा है, रिपीटेशन अगर देखा जाए तो 6 6 में एल एम बी ए और उसके बाद सी दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं यहाँ सी भर सकता हूँ, तो आप बोले सर भर सकते हो सी। उसके बाद OLMBAC, ठीक है, और उसके बाद ये OLM, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, ठीक, ए, फिर CHOLA, एल के बाद क्या आएगा, एम, और उसके बाद ACHOL, और एल के बाद क्या आना चाहिए, एम। देखो ये ग्रुपिंग जो है वो एग्जैक्ट 6 6 की इनकी है ही नहीं, तभी आपको चीजें दिखाई नहीं दे रही। अब मैं जो ग्रुपिंग अगर 6 6 की हटा के देखना चाहूँ तो मुझे पूरा सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, और वो सीक्वेंस क्या है वो सुनो। देखो यहाँ पे अगर एच फिल कर दूं तो आपको पूरा सीक्वेंस दिखाई देगा, कैसे, LMBACH, OLMBACH, इसको इस ग्रुप में ले लें। फिर OLMBACH, इसको इस ग्रुप में ले लें। ठीक है, OLMBACH, एक ये ग्रुप ले लो। यानी बेसिकली क्या बन रहा है, OLMBACH
बी ए सी एच का ग्रुप बनना है। कितने का ग्रुप बनना? 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि इसने क्या किया है, यहाँ वाला ओ नहीं लिया, तो क्योंकि सीरीज कहाँ से शुरू हुई है ये तो नहीं पता ना, तो यहाँ से पहले ओ था लेकिन वो ओ को दिखाया नहीं, इसीलिए ग्रुप जो है वो ना तो 6 6 का बैठ रहा था ना 5 5 का बैठ रहा था। लेकिन बात क्लियर हो चुकी है अपनी कि यहाँ पर जो है वो सी आएगा इस ब्लैंक में, और नेक्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? एच, और यहाँ पर क्या आएगा? बी, और यहाँ पे क्या आएगा? एम, और आगे लास्ट में क्या आएगा? एम। तो डबल एम आपको लास्ट में दिखाई देने चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। और पूरा अगर बात करूं तो सी एच बी एम एम, ये आपका आंसर है। इस बार जो ग्रुपिंग थी वो जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में थी, कंटिन्यूअस ग्रुपिंग नहीं थी जैसे 6 6 5 5 4 4 के अपन देखते हैं। लेकिन एक लॉजिक मिल गया था कि यार ये बात बैठ रही है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। एक आसान प्रश्न जहां पे दिया गया है कि ये जो शब्द है कौन सा, ये जो शब्द है आपका PRANKED को अगर प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो इन प्रश्नों को करने का तरीका है कि इनके क्रमांक लिखो, और क्रमांक लिखने के बाद इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले क्या आएगा? 4 5, सॉरी 1 आएगा ना, पहले पहले आएगा 1, फिर आएगा 4, फिर आएगा कितना? 5, उसके बाद कितना आएगा? 11, 11 के बाद क्या आएगा? 11 के बाद 14, और 14 के बाद 16, और 16 के बाद 18। आपको कितनी चीजें अपनी जगह दिखाई दे रही है बताओ? तो आप बोलोगे सर मेरे को तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही है। कहने का मतलब 16 के नीचे 16 और 18 के नीचे 18 ऐसी कोई भी एक चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो सीधा सिंपल सा है कि एक भी चीज है वो अपरिवर्तित, मतलब सारी चीजें परिवर्तित हो गई है, एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो रिपीट हो। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन, यानी कोई नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 19 की ओर चलते हैं। तो कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन से लिया गया है, और इन प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। करना कुछ नहीं है, आपको जो ये प्रश्न पूछा है उस पर गौर करो। ठीक है, इसको मैं एक बार साइड में लिख देता हूं। पी एंड क्यू परसेंटाइल एल हैश आर, और फिर एंड के। अब जो सिंबल के मीनिंग दिए वो लिख लो इनके नीचे। जैसे हैश का मीनिंग आपको दे रखा है सिस्टर, तो सिस्टर लिख दिया। और एंड का मतलब आपको दे रखा है वाइफ, तो आपने क्या लिख दिया? वाइफ। ठीक है। परसेंटेज का मतलब आपको क्या दे रखा है? फादर, तो आपने क्या लिख दिया? फादर। और एंड का मतलब अभी समझ गए थे क्या लिखा है? वाइफ। इतना लिखने के बाद क्या करना है? सुनना मेरी बात। इसमें क्या पूछा है? क्यों आर से किस प्रकार रिलेटेड है, यानी क्यों आर का क्या लगता है। तो क्यों और आर कहां पर है? ये रहा। यानी बात यहां तक ही देखनी है। ठीक है। पहली बात तो यहां से ये वाइफ है, इसका मतलब इस पे क्या जेंडर आ गया? माइनस। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, आर की जगह अपने आप को रखो कि ये मैं, तो ये मेरी कौन होगी? बहन। और ये मेरी बहन के कौन होंगे? पिता। तो मेरी बहन के पिता भी किसके पिता होंगे? मेरे पिता होंगे। तो सीधी सिंपल सी बात है कि क्यों जो है वो आर का क्या है? पिता। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न भी यही पूछा है, क्यों आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी क्यों आर का क्या लगता है? फादर लगता है। क्यों आर का क्या लगता है? फादर। क्लियर हुई बात? इजी था। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि कौन से दो चिन्ह हैं, कौन से दो चिन्ह हैं, या फिर कह सकते हैं व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड डिवाइड आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड माइनस आर इंटरचेंज। कहने का मतलब इजी सा क्वेश्चन। गुणा, गुणा और किसको? माइनस को बदल दो, और भाग और किसको बदल दो? जोड़ को आपस में बदल दो, और इक्वेशन की वैल्यू बता दो। तो फटाफट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। 4, माइनस किससे चेंज हो जाएगा? गुणा से। प्लस किससे चेंज हो जाएगा? भाग से। और भाग किससे चेंज हो जाएगा? प्लस से। और गुणा चेंज हो जाएगा माइनस से। सबसे पहले भाग कर लेते हैं। तो 4 तिया 12 होता है, गुणा 4 प्लस का 12 माइनस का 6। अगर बात करें तो यहाँ से 16 आ जाएगा, 16 प्लस 12 माइनस 6,
तो 16 और 12 28, 28 माइनस 6 कितना आ गया 22। ये था आपका इजी सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, जो कि एक आसान सा एक मिरर इमेज का क्वेश्चन, कि YREA4KL को देखने पर कौन सा आपको दिखाई देगा। तो देखो मैं ऑप्शन से ही चला जाता हूँ सीधा। यहाँ पे R सीधा लिया है, क्या लिया है R, इसका मिरर इमेज नहीं दिखाया, आंसर नहीं होगा। एल ये सब मिरर इमेज दिखाया है, ठीक है, बाद में चेक करेंगे इसको। एल के फोर ए, देखो ए को सीधा रखा है, कोई बात नहीं, ए तो सीधा आएगा भी, तो ये भी ठीक है, बाद में देखेंगे क्या है चेंज। यहाँ पे एल को सीधा दिखा दे, पहले तो मैं उन ऑप्शनों को सीधा सीधा एलिमिनेट कर देता हूँ जहाँ पे चीजें सीधी दिखाई दे। अब देखो क्या चेंज है इन दोनों में, अगर देखा जाए एल सेम के सेम, फोर के यहाँ से आंसर नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। ये देखो वाई को इसने उल्टा कर दिया, जबकि राइट लेफ्ट चेंज होगा, उल्टा नहीं होगा, तो ये आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ऑप्शन से मिरर इमेज देखना ज़्यादा फास्ट और तेजी से एक बढ़िया ऑप्शन है आपका, ठीक है, आप जाया करो ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 22 है आपका एक सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज को सोल्व करने का तरीका क्या है, आप क्रमांक लिखोगे 26, 22, 18, 14, 22, 19, 16 और 13। यहाँ से लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, तो लॉजिक क्या है, यहाँ पे कितना है -4, ठीक है, यहाँ पे कितना है -3, यहाँ पे कितना है -2, और यहाँ पे कितना है -1। तो सीधी सिंपल सी बात है कि एक सीरीज चल रही है -4, -3, -2, -1, तो मैं डायरेक्ट इसमें ही लगा लेता हूँ यही सीरीज, किसमें, इसके अंदर। अगर इनके क्रमांकों की बात करूँ तो आर का 18, पी का 16, एन का 14 और एल का 12। और मुझे क्या करना है, -4, -3, -2 और -1। 18 में से 4 करूंगा 14, और 14 पे क्या आता है एन। 16 में से 3 माइनस करूंगा 13, 13 का एम। 14 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 12, 12 का एल। 12 में से 1 माइनस करूंगा 11, 11 का के। एन एम एल के कहाँ दिखाई दे रहा है, एन एम एल के ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 23 की ओर। 23 एक आसान प्रश्न, जहां पर आपको पेपर कटिंग और फोल्डिंग दी है, और पेपर कटिंग फोल्डिंग जहां तक पॉसिबल हो सके आप लोग इमेज बनाकर, यानी एक मिरर इमेज बनाकर आप प्रश्नों को सोल्व कर सकते हो। कैसे, सबसे लास्ट में ये अनफोल्डिंग हुई है, सबसे लास्ट में ये फोल्डिंग हुई है, तो सबसे लास्ट पहले ये अनफोल्डिंग होगी। तो अब पहले यहाँ पे मिरर लगाओ, जैसे यहाँ पे मिरर लगाऊंगा तो ये यहाँ पे दिखाई देगा, और आपको पता है कि ये 0 और ये ट्राइंगल क्या जाएगा इस तरीके से, उल्टा दिखाई देगा ना, ठीक है। और ऐसी चीजें आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ऐसी चीजें कुछ गलत कर दिया क्या कॉर्नर पे, तो ये ऊपर नीचे चेंज होगा ना, ये उल्टा चला जाएगा। पहली बात तो आप ये देखो कि ये 2 बॉक्स आएंगे, ठीक है, क्या ये ऐसा का ऐसा दिखाई देगा, जो लाइन तो दिखाई नहीं देगी, लाइन तो दिखाई नहीं देगी, ये बॉक्स टुकड़ों में तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसको पूरा जॉइंट कर रखा है, तो ये जॉइंट पूरा ऐसे आएगा, और ये जॉइंट जब करेगा अनफोल्डिंग होगा तो पूरी सीधी लाइन दिखाई देगी। सीधी लाइन इसमें है, इसमें टुकड़ों में है, इसमें टुकड़ों में है, ठीक है। और इनमें देखो नीचे वाला, ये तो इसकी पोजीशन तो यही रहेगी सेम, इसकी पोजीशन तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सेम पोजीशन रहेगी तो ये तो उल्टा तो नहीं हो सकता नीचे, ये उल्टा थोड़ी हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी उल्टा हो गया है, यहाँ पे भी ये सही नहीं है, और ये भी उल्टा हो गया है, यहाँ पे भी सही नहीं है, ये देखो ये सीधा है, ठीक है ना। क्योंकि नीचे वाली चीज कोई ऊपर जाके जरूर उल्टी होगी, लेकिन नीचे वाली चीज तो वैसी की वैसी रहेगी। क्लियर है ना बात। तो आप ये कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी ही इसका आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। क्लियर हुई बात, सीधी सिंपल सी बात थी। क्या कि पहली बात तो देखो ये बॉक्स में टूटेगा नहीं, बॉक्स में टूटता तो कब, जब ये इसको थोड़ा नीचे आप तोड़ते तो अब ये बॉक्स यहाँ दिखाई देता। अब ये बॉक्स सीधा क्या आपको ऐसे दिखाई देगा, और सीधी सी बात है इसका उल्टा आपको दिखाई देगा, यानी बॉल नीचे और ये ट्रायंगल ऊपर। क्लियर है बात। और एक दर्पण ये खुलेगा तो ये चीज यहाँ दिखाई देगी, ये यहाँ दिखाई देगी, और ये वाली यहाँ दिखाई देगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, जहां पे आपको क्या कहता है, एक सीरीज दी है, नंबर सीरीज, आसान सी नंबर सीरीज मेरे को दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इनमें आप देख सकते हो कि एक गैप देख लो, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई नहीं दे रहा है।
अगर गैप की बात करें तो यहाँ पे गैप कितने का है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे गैप जो है वो कितने का है, 1 4 का। ठीक है, यहाँ पे गैप कितने का है, तो आप बोलोगे 7 - 3 4, और सॉरी 13 - 7 होगा ना, 13 - 7 तो 6 आएगा, और यहाँ पे आएगा 16। यहाँ पे अंदर कितने का है, तो आप बोलोगे 6 और 3। अब मेरे को देखो बात समझ में आ रही है, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। अब इनके बीच 100% जो गैप होगा वो 8 का स्क्वायर यानी कितने का होगा, 64 का। और नेक्स्ट जो गैप होगा वो किसका होगा, 10 का स्क्वायर, क्योंकि ये संख्या भी तो विषम है, 2 4 6 8 10, तो अब 10 का स्क्वायर यानी 100 आएगा। और 100 जब 143 में ऐड होगा तो आंसर आएगा 243। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है फिर से एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन, और नॉन वर्बल का ये एक आसान प्रश्न मेरे को दिखाई दे रहा है। कैसे, देखो, जैसा कि मैंने कहा सिर्फ एक चीज पे गौर करेंगे, एक चीज पे अगर मैं गौर करूं इन दोनों में, तो वो क्या थी, मैं ये देख पा रहा हूं कि ये वाली चीज सेंटर में आ जाती है, ये वाली चीज क्या आ जाती है, सेंटर में, क्योंकि आगे भी देखो ये वाली चीज कहाँ गई, सेंटर में। तो सीधी सी बात है कि ये डी जो है वो सेंटर में आ जाएगा। और डी सेंटर में आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, भाई साहब, ना यहाँ दिखाई दे रहा है, ना यहाँ दिखाई दे रहा है, ना यहाँ दिखाई दे रहा है। यही आपका आंसर, सी सी नहीं है भाई साहब, ये डी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ये था आज का सॉल्यूशन, जो 10 सितंबर को आपको फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम में हुआ था, पूछा गया था 2024 के अंदर। आई होप आपको बातें अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से चीज़ें सीखते रहें, और हाँ, फीडबैक ज़रूर देना, जो भी सुधार पॉसिबल है हम लोग ज़रूर करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।